रिवाइज कीजिए चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को। वर्ल्ड की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ फूड प्रोडक्शन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। फूड प्रोडक्शन के हमारे प्रयासों में एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग पर लागू होने वाले बायोलॉजिकल प्रिंसिपल मेजर रोल निभाते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स का नाम बताइए जो हमारे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में मुख्य रोल प्ले करते हैं। यहाँ बहुत सी नई टेक्निक्स जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर टेक्निक्स फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में हमारे प्रयासों में मुख्य रोल प्ले करने जा रहे हैं। जी हाँ, several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production. रिवाइज कीजिए 9.1 एनिमल हस्बेंड्री को। बताइए एनिमल हस्बेंड्री क्या है? जी हाँ, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक है। एज सच इट इज अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इज एज मच साइंस एज इट इज आर्ट। जी हाँ, फार्मर्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्किल है। जितना यह उनके लिए साइंस है उतना ही उनकी आर्ट है। बताइए एनिमल हस्बेंड्री किससे डील्स करता है? जी हाँ, एनिमल हस्बेंड्री डील्स करता है विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स लाइक बुफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स एटसेट्रा, जो कि यूजफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। विस्तृत रूप में देखे जाए तो क्या एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री फार्मिंग तथा फिशरीज भी शामिल है? जी हाँ, यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री फार्मिंग तथा फिशरीज भी शामिल है। जी हाँ, एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। बताइए फिशरीज के अंतर्गत क्या शामिल है? जी हाँ, फिशरीज के अंतर्गत फिश, मोलस्क्स यानी कि शेलफिश और करस्टेशियन यानी कि प्रॉन्स, क्रैब्स आदि की रियरिंग, कैचिंग, शेलिंग आदि शामिल है। जी हाँ, फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग, शेलिंग एटसेट्रा ऑफ फिश, मोलस्क्स that is shellfish and crustaceans that is prawns, crabs etc. क्या आदि यानी कि प्राचीन काल से ही मानव द्वारा बीज, सिल्कवर्म, प्रॉन, क्रैब्स, फिशेस, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शीप आदि का प्रयोग उनके प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, एग्स, मीट, उल, सिल्क, हनी आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। जी हाँ, आदि यानी कि प्राचीन काल से ही मानव के द्वारा बीज, सिल्कवर्म, प्रॉन, क्रैब्स, फिशेस, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शीप आदि का प्रयोग उनके प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, एग, मीट, उल, सिल्क, हनी आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। जी हाँ, सिंस टाइम इमेमोरियल एनिमल्स लाइक बीज, सिल्कवर्म, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, sheep, and camels have been used by humans for products like milk, egg, meat, wool, honey, etc. बताइए कितना परसेंट से अधिक लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन भारत और चाइना में है? जी हाँ, ऐसा अनुमान है कि संसार के 70% से अधिक लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन भारत और चाइना में है।
जी हाँ, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। यद्यपि यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार की फार्म प्रोडक्शन में इनका कंट्रीब्यूशन मात्र 25% है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर यूनिट प्रोडक्टिविटी की दर बहुत कम है। अतः एनिमल ब्रीडिंग और केयर की प्रारंभिक पद्धतियों यानी कि कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस के अतिरिक्त क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना होगा। जी हाँ, हाउ एवर इट इज सरप्राइजिंग to note that the contribution to the world farm produce is only 25%. That is, the productivity per unit is very low. Hence, in addition to conventional practices of animal breeding and care, newer technology also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity. रिवाइज कीजिए 9.1.1 मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स को। फार्म मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल पद्धतियों में एक प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए जिससे हमारे फूड प्रोडक्शन की ओर अधिक उन्नति मिल सके। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, फार्म मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल पद्धतियों में एक प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए जिससे हमारे फूड प्रोडक्शन की ओर अधिक उन्नति मिल सके। जी हाँ, ए प्रोफेशनल अप्रोच टू व्हाट हैव ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ फार्म मैनेजमेंट गिव्स द मच नीडेड बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन। आइए विभिन्न एनिमल फार्म सिस्टम में यूज होने वाले मैनेजमेंट प्रोसीडर्स पर डिस्कस करें। रिवाइज कीजिए 9.1.1.1 डेयरी फार्म मैनेजमेंट को। डेयरी में क्या करते हैं? जी हाँ, डेयरी उद्योग में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मिल्क और इसके प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए एनिमल का मैनेजमेंट करते हैं। जी हाँ, डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस। क्या आप डेयरी में रहने वाले एनिमल्स की एक सूची तैयार कर सकते हैं? डेयरी फार्म की मिल्क से बने विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट कौन कौन होते हैं? बताइए, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में किसको स्टडी करते हैं? जी हाँ, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम उन प्रोसेस और सिस्टम्स के विषय में अध्ययन करते हैं जिनमें मिल्क की क्वालिटी में सुधार हो तथा मिल्क की यील्ड बढ़े। मिल्क यील्ड मुख्यतः फार्म में रहने वाले एनिमल्स की ब्रीड की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन जिनमें हाई यील्ड के साथ डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस क्षमता भी हो बहुत आवश्यक है। अधिक उत्पादन क्षमता के लिए एनिमल्स की ठीक प्रकार से देखभाल करनी चाहिए जिसमें उनके रहने का अच्छा स्थान हो तथा पर्याप्त वाटर और डिजीज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। पशुओं को साइंटिफिक ढंग से फूड प्रोवाइड करना चाहिए। इसमें फूडर की क्वालिटी और क्वांटिटी पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मिल्किंग और मिल्क प्रोडक्ट्स की स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्ट के समय एस्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस तथा हाइजीन यानी कि पशु तथा पशु पर कार्य करने वाले व्यक्ति का महत्व सर्वोपरि है। यद्यपि इन दिनों इनमें से अधिकांश संसाधन यांत्रिकी हो चुके हैं, परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति इस कार्य को देखता है वह प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। इन कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड रखने एवं रेगुलर इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है। इससे समस्याओं को आइडेंटिफाई करने और समस्याओं को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करने में सहायता मिलती है। वेटरिनरी डॉक्टर्स का नियमित विजिट हेतु आना अनिवार्य हो।
संभवतः आपको अत्यंत ही इंटरेस्टिंग लगेगा यदि आपको डेयरी उद्योग की विभिन्न एस्पेक्ट्स पर एक प्रभावशाली प्रिपेयर करने को कहा जाए। आप अपने पास स्थित डेयरी फार्म जाकर उसकी विजिट करें और अपने द्वारा प्रिपेयर क्वेश्चंस की आंसर प्राप्त करें। रिवाइज कीजिए 9.1.2 पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट को। बताइए पोल्ट्री क्या है? जी हाँ, पोल्ट्री डोमेस्टिक फॉल यानी कि बर्ड्स की एक क्लास है जिसका प्रयोग उनके फूड के लिए अथवा बर्ड्स के एग को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत चिकन और डक तथा कभी-कभी टर्की और गीज भी शामिल किए जाते हैं। प्रायः पोल्ट्री शब्द का यूज केवल इन बर्ड्स के मीट के लिए ही किया जाता है, परंतु जनरली इसमें अन्य बर्ड्स का मीट भी शामिल हो सकता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, पोल्ट्री डोमेस्टिक फॉल यानी कि बर्ड्स की एक क्लास है जिसका प्रयोग उनके फूड के लिए अथवा बर्ड्स के एग को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत चिकन और डक्स तथा कभी-कभी टर्की और गीज भी शामिल किए जाते हैं। प्रायः पोल्ट्री शब्द का यूज केवल इन बर्ड्स के मीट के लिए ही किया जाता है, परंतु जनरली इसमें अन्य बर्ड्स का मीट भी शामिल है। डेयरी फार्म की तरह पोल्ट्री में भी डिजीज फ्री तथा सुटेबल ब्रीड का सिलेक्शन, प्रॉपर तथा सेफ फार्म कंडीशन, सही प्रकार से खाना पीना, हाइजीन तथा हेल्थ केयर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। जी हाँ, डेयरी फार्म की तरह ही पोल्ट्री फार्म में भी डिजीज फ्री तथा सुटेबल ब्रीड का सिलेक्शन, प्रॉपर तथा सेफ फार्म कंडीशन, सही प्रकार से खाना पीना, हाइजीन तथा हेल्थ की केयर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। आपने टेलीविजन की खबरों तथा न्यूज़ में बर्ड्स फ्लू वायरस के बारे में तो अवश्य देखा, सुना और पढ़ा होगा। इससे देश भर में सनसनी का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप एग्स तथा चिकन के कंजम्पशन पर भयंकर इफेक्ट पड़ा। इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयत्न करो और विचार विमर्श करके पुष्टि करो कि उत्पन्न डर का वातावरण कहाँ तक सही था। यदि कुछ चिकन इन्फेक्टेड हो तब इस फ्लू को फैलने से किस प्रकार रोक सकते हैं? रिवाइज कीजिए 9.1.2 एनिमल ब्रीडिंग को। एनिमल ब्रीडिंग एनिमल हस्बेंड्री का एक इम्पोर्टेंट पहलू है। एनिमल ब्रीडिंग का उद्देश्य एनिमल को बढ़ावा तथा उनके उत्पादों की डिजायरेबल क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एनिमल ब्रीडिंग एनिमल हस्बेंड्री का एक इम्पोर्टेंट पहलू है। एनिमल ब्रीडिंग का उद्देश्य एनिमल्स की यील्ड को बढ़ावा तथा उनके उत्पादों की डिजायरेबल क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। किस प्रकार के कैरेक्टर्स को प्राप्त करने के लिए हम एनिमल ब्रीडिंग करते हैं? क्या कैरेक्टर का सिलेक्शन पसंद की एनिमल से अलग है? हम टर्म ब्रीड से क्या समझते हैं? एक ब्रीड के एनिमल्स कौन कहलाते हैं? जी हाँ, एनिमल्स का वह ग्रुप जो वंश और अधिकतर कैरेक्टर के समान हो, जैसे जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, ये एक ब्रीड की एनिमल्स कहलाते हैं। जी हाँ, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by
distinct and similar in most characters, like general appearance, features, size, configuration, etc., are said to belong to a breed. आप अपने एरिया के फार्म के एनिमल के कुछ सामान्य ब्रीड्स के नामों का पता लगाएं। इन ब्रीडिंग किसको कहते हैं और आउट ब्रीडिंग किसको कहते हैं? जी हाँ, एक ही ब्रीड के एनिमल्स के मध्य जब ब्रीडिंग होती है तो यह इनब्रीडिंग कहलाती है, जबकि डिफरेंट ब्रीड के मध्य ब्रीडिंग कराई जाए तो यह आउट ब्रीडिंग कहलाती है। जी हाँ, एक ही ब्रीड के एनिमल्स के मध्य जब ब्रीडिंग होती है तो यह इनब्रीडिंग कहलाती है, जबकि डिफरेंट ब्रीड के मध्य ब्रीडिंग कराई जाए तो यह आउट ब्रीडिंग कहलाती है। जी हाँ, व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन animals of the same breed, it is called inbreeding, while crosses between different breeds are called outbreeding. जी हाँ, when breeding is between animals of the same breed, it is called inbreeding, while crosses between different breeds are called outbreeding. चलिए रिवाइज कीजिए इन ब्रीडिंग को। बताइए इन ब्रीडिंग किसको कहते हैं? जी हाँ, सेमी ब्रीड की मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के मध्य 4 to 6 जनरेशन तक मैटिंग को इन ब्रीडिंग कहते हैं। जी हाँ, इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विदिन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। जी हाँ, इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मैटिंग ऑफ मोर closely related individuals within the same breed for 4 to 6 जनरेशन। ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी किस प्रकार होती है बताइए? जी हाँ, ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी निम्न प्रकार से होती है। सुपेरियर मेल्स और सुपेरियर फीमेल्स को सेम ब्रीड में से आइडेंटिफाइड करके पेयर में उनकी मैटिंग कराई जाती है। इन ब्रीडिंग से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड होती है उनका इवोल्यूशन किया जाता है तथा फर्दर मीटिंग के लिए सुपेरियर मेल्स और सुपेरियर फीमेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। वह काऊ अथवा बफेलो जो मिल्क मोर पर लैक्टेशन प्रोड्यूस करती है उसे सुपेरियर फीमेल्स कहते हैं, जबकि सुपेरियर मेल वह बुल जो अन्य मेल की तुलना में सुपेरियर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है। चलिए ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी को फिर से बताइए और यह बताइए कि सुपेरियर मेल किसको कहते हैं और सुपेरियर फीमेल किसको कहते हैं? जी हाँ, ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी निम्न प्रकार से होती है। सुपेरियर मेल्स और सुपेरियर फीमेल्स को सेम ब्रीड में से आइडेंटिफाइड करके पेयर में उनकी मैटिंग कराई जाती है। इन ब्रीडिंग से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड होती है उनका इवोल्यूशन किया जाता है तथा फर्दर मैटिंग के लिए सुपेरियर मेल्स और सुपेरियर फीमेल्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है। वह काऊ जो मोर मिल्क पर लैक्टेशन प्रोड्यूस करती है उसे सुपेरियर फीमेल कहते हैं, जबकि सुपेरियर मेल वह बुल होता है जो अन्य मेल की तुलना में सुपेरियर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है। जी हाँ, द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज एज फॉलोज। सुपेरियर मेल्स एंड सुपेरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड and mated in pairs. The progeny obtained from such matings are evaluated and superior males and females among them are identified for further mating. A superior female in the case of cattle is the cow that produce more milk per lactation. On the other hand,
A superior male is the bull, which gives rise to superior progeny as compared to those of other males. चैप्टर 5 में डिस्क्राइब मेंडल द्वारा डेवलप्ड होमोजाइगस प्योर लाइन्स को कलेक्ट कर याद करें तथा पुनः प्रयास करें। बताइए क्या कैटल में भी प्योर लाइन डेवलप करने के लिए ठीक उसी प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है जैसे पी में यूज की गई थी? जी हाँ, कैटल में भी प्योर लाइन डेवलप करने के लिए ठीक उसी प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है जैसे पी में यूज की गई थी। जी हाँ, ए सिमिलर strategy is used for developing pure lines in cattle as was used in case of peas. इनब्रीडिंग किसको बढ़ावा देता है? जी हाँ, इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के एनिमल में प्योर लाइन डेवलप करना चाहते हैं तो इनब्रीडिंग आवश्यक है। जी हाँ, इनब्रीडिंग increases homozygosity. Thus, inbreeding is necessary if we want to evolve a pure line in an animal. बताइए क्या इनब्रीडिंग हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज करता है और क्या इसे सिलेक्शन द्वारा एलिमिनेट किया जा सकता है? जी हाँ, इनब्रीडिंग हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सपोज करता है जिसे सिलेक्शन द्वारा एलिमिनेट किया जा सकता है। यह सुपीरियर जीन्स के एक्युमुलेशन में तथा लेस डिजायरेबल जीन्स की एलिमिनेशन में हेल्प करता है। अतः वह तरीका जहाँ प्रत्येक स्टेप पर सिलेक्शन होता है वहाँ इनब्रीड पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जी हाँ, इनब्रीडिंग exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. It also helps in accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes. Therefore, this approach, where there is selection at each step, increases the productivity of inbreed population. इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग सामान्य तौर पर क्लोज इनब्रीडिंग फर्टिलिटी तथा प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। जी हाँ, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस fertility and even productivity. This is called inbreeding depression. बताइए क्या जब कभी यह प्रॉब्लम के रूप में सामने आए तब ब्रीडिंग पॉपुलेशन के सिलेक्टेड एनिमल्स का उसी ब्रीड की किसी अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स से मीटिंग कराई जानी चाहिए। सामान्यतः फर्टिलिटी क्षमता और यील्ड दोनों को बनाए रखने में हेल्प मिलती है। जी हाँ, जब कभी भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रॉब्लम के रूप में सामने आए तब ब्रीडिंग पॉपुलेशन के सेलेक्टेड एनिमल्स का उसी ब्रीड के किसी अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स से मैटिंग कराई जानी चाहिए। सामान्यतः फर्टिलिटी क्षमता और यील्ड दोनों को बनाए रखने में हेल्प मिलती है। जी हाँ, whenever inbreeding depression becomes a problem, selected animals of the breeding population should be mated with unrelated superior animals of the same breed. This usually helps restore fertility and yield. बताइए आउटब्रीडिंग किसको कहते हैं?
जी हाँ, किसी अनरिलेटेड एनिमल्स की मध्य होने वाली ब्रीडिंग को आउट ब्रीडिंग कहते हैं। यह सेम ब्रीड परंतु 4 to 6 जनरेशन तक इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होने चाहिए अथवा आउटक्रॉसिंग अथवा डिफरेंट स्पीसीज यानी कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के मध्य हो सकता है। जी हाँ, आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स which may be between individuals of the same breed but having no common ancestor for 4 to 6 generation, that is outcrossing, or between different breeds, that is crossbreeding, or different species, that is interspecific hybridization. जी हाँ, आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स which may be between individuals of the same breed but having no common ancestor for 4 to 6 generation, that is outcrossing, or between different breeds, that is crossbreeding, or different species, that is interspecific hybridization. बताइए आउटक्रॉसिंग किसको कहते हैं? जी हाँ, आउटक्रॉसिंग में एनिमल की मैटिंग सेम ब्रीड्स के मध्य कराते हैं परंतु पीडिग्री के किसी भी और 4 to 6 जनरेशन तक एंसेस्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। इस मैटिंग के परिणाम स्वरूप जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उन्हें आउटक्रॉस कहते हैं। जी हाँ, आउटक्रॉसिंग दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग ऑफ एनिमल्स within the same breed, but having no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation. The offspring of such a mating is known as outcross. ब्रीडिंग का आउटक्रॉस मेथड कैसे एनिमल्स के लिए बेस्ट माना जाता है? जी हाँ, ब्रीडिंग का आउटक्रॉसिंग मेथड ऐसे एनिमल्स के लिए बेस्ट माना जाता है जिनमें मिल्क प्रोडक्शन का रेट बिलो एवरेज होता है। जी हाँ, आउटक्रॉसिंग इज बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन। बताइए क्या एक सिंगल आउटक्रॉस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को समाप्त करने में सहायता करता है? जी हाँ, एक सिंगल आउटक्रॉस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को समाप्त करने में सहायता करता है। जी हाँ, सिंगल आउटक्रॉस ऑफ्टन हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। रिवाज कीजिए क्रॉस ब्रीडिंग को। बताइए क्रॉस ब्रीडिंग में क्या किया जाता है? जी हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग मेथड में एक ब्रीड के सुपेरियर मेल्स की मैटिंग दूसरी ब्रीड की सुपेरियर फीमेल के साथ कराई जाती है। जी हाँ, इन क्रॉस ब्रीडिंग मेथड सुपेरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मैटेड विद सुपेरियर फीमेल्स ऑफ अनोदर ब्रीड। जी हाँ, इन क्रॉस ब्रीडिंग मेथड सुपेरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मैटेड विद सुपेरियर फीमेल्स ऑफ अनोदर ब्रीड। बताइए क्या क्रॉस ब्रीडिंग दो डिफरेंट ब्रीड्स के डिजायरेबल क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन में सहायता करता है? और क्या हाइब्रिड एनिमल्स के प्रोजेनी का यूज कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है? और न्यू स्टेबल ब्रीड को कैसे डेवलप किया जा सकता है?
जी हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग दो डिफरेंट ब्रीड्स के डिजायरेबल क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन में सहायक होती है। हाइब्रिड एनिमल्स के प्रोजेनी का यूज कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है। इनका प्रयोग इन ब्रीडिंग के कुछ रूप तथा सिलेक्शन में करके न्यू स्टेबल ब्रीड को डेवलप किया जाता है जो हर प्रकार से सुपीरियर होते हैं। जी हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग दो डिफरेंट ब्रीड्स के डिजायरेबल क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन में सहायक होती है। हाइब्रिड एनिमल्स के प्रोजेनी का यूज कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है। इनका प्रयोग इन ब्रीडिंग के कुछ रूप तथा सिलेक्शन में करके न्यू स्टेबल ब्रीड को डेवलप किया जाता है जो हर प्रकार से सुपीरियर होते हैं। जी हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल qualities of two different breeds to be combined. The progeny hybrid animals may themselves be used for commercial production. Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds that may be superior to the breed. बहुत सारे न्यू एनिमल ब्रीड्स को डेवलप्ड किया गया है इस क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से। हिसारडेल शिप किसके मैटिंग कराने से डेवलप हुई है? जी हाँ, हिसारडेल शिप की एक न्यू ब्रीड है जो पंजाब में बीकानेरी इविस और मेरिनो राम्स के मध्य मैटिंग कराने से डेवलप हुई है। जी हाँ, हिजारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी इवीज एंड मैरिनो राम्स। जी हाँ, हिजारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी इवीज एंड मैरिनो राम्स। रिवाइज कीजिए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को। बताइए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है? जी हाँ, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज के मेल तथा एनिमल्स की मध्य मैटिंग कराई जाती है। इस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में कभी कभी प्रोजेनी में दोनों पेरेंट्स के डिजायरेबल फीचर्स कंबाइन हो जाते हैं तथा प्रोजेनी की पर्याप्त इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए म्यूल। जी हाँ, in this interspecific hybridization method, male and female animals of two different related species are mated. In some cases, the progeny may combine desirable features of both the parents and may be considerable economic value. For example, mule. बताइए क्या म्यूल इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है? जी हाँ, म्यूल इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। 9.2 में म्यूल देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि म्यूल का प्रोडक्शन किस क्रॉस का परिणाम है? रिवाइज कीजिए कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को। बताइए कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है? जी हाँ, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करते हैं। पेरेंट के रूप में सेलेक्ट किए गए मेल का सीमेन कलेक्ट करके ब्रीडर द्वारा सेलेक्टेड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। सीमेन का यूज तुरंत कर सकते हैं या उसे फ्रीज करने के बाद भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग
Artificial insemination. The semen is collected from the male that is chosen as a parent and injected into the reproductive tract of the selected female by breeder. बताइए क्या कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंटल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करके सीमेन का यूज तुरंत कर सकते हैं या फिर फ्रीज करके बाद में भी यूज कर सकते हैं। जहां फीमेल रह रही है वहां किस रूप में सीमेन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और डिजायरेबल मैटिंग की क्रिया संपन्न होती है। जी हाँ, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में सीमेन का यूज तुरंत कर सकते हैं या फ्रीज करके बाद में भी यूज कर सकते हैं। जहां फीमेल रह रही है वहां इसे फ्रोजन रूप में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस प्रकार डिजायरेबल मैटिंग की क्रिया संपन्न होती है। सामान्य मैटिंग से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रक्रिया द्वारा दूर हो जाती है। जी हाँ, द सीमेन may be used immediately or can be frozen and used at a later date. It can also be transported in a frozen form to where the female is housed. In this way, desirable matings are carried. Artificial insemination helps us overcome several problems of normal matings. क्या आप इस पर डिस्कस कर कुछ को सूचीबद्ध कर सकते हैं? बताइए क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद भी मैच्योर मेल तथा फीमेल की क्रॉसिंग का सक्सेस रेट बहुत कम होता है? क्या हाइब्रिड्स के सफल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अन्य मेथड का भी यूज किया जाता है? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद भी मैच्योर मेल और फीमेल की क्रॉसिंग का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। हाइब्रिड्स के सफल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अन्य मेथड्स का भी यूज किया जाता है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स अस ओवरकम several problems of normal mating. Often, success rate of crossing mature male and female animals is fairly low even though artificial insemination is carried out. MOET यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद भी मैच्योर मेल और फीमेल के क्रॉसिंग का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। हाइब्रिड की सफल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अन्य मेथड्स का भी यूज किया जाता है। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी कि मोएट तकनीक हार्ड एनिमल में सुधार का एक प्रोग्राम है। जी हाँ, often the success rate of crossing mature male and female animals is fairly low even though artificial insemination is carried out to improve the chance of success production of hybrids. Other means are also used. Multiple ovulation embryo transfer technology यानी कि MOET is one such program for hard improvement. बताइए मोएट यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में क्या होता है? जी हाँ, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी कि मोएट तकनीक हार्ड एनिमल्स में सुधार का एक प्रोग्राम है। इस मेथड में एक काऊ में फॉलिकुलर मैचुरेशन
और सुपर ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए जब FSH जैसे हार्मोन्स दिया जाता है, तो जहां पहले पर साइकिल में एक एग प्रोड्यूस्ड होता है, अब उसकी तुलना में 6 to 8 eggs प्रोड्यूस्ड होते हैं। एनिमल्स को या तो इलाइट बुल के साथ मैटिंग कराते हैं अथवा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। 8 to 32 सेल्ड स्टेजेस तक फर्टिलाइज एग्स को नॉन सर्जिकली रिकवर्ड कर सुरुगेट मदर्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जेनेटिक मदर सुपर ओव्यूलेशन के लिए पुनः अवेलेबल हो जाती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी कि मोएट तकनीक हर एनिमल्स में सुधार का एक प्रोग्राम है। इस मेथड में एक काउ में फॉलिकुलर मैच्योरेशन और सुपर ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए जब FSH जैसे हार्मोन्स दिए जाता है, तो जहां पहले पर साइकिल में एक एग प्रोड्यूस्ड होता है, अब उसकी तुलना में 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एनिमल्स को या तो इलाइट बुल के साथ मैटिंग कराते हैं अथवा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। 8 to 32 सेल्ड स्टेज तक फर्टिलाइज एग्स को नॉन सर्जिकली रिकवर्ड कर सुरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जेनेटिक मदर सुपर ओव्यूलेशन के लिए पुनः अवेलेबल हो जाती है। जी हाँ, ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी कि मोएट इज वन सच प्रोग्राम फॉर हार्ड इम्प्रूवमेंट। इन दिस मेथड a cow is administered hormones with FSH-like activity to induce follicular maturation and superovulation instead of one egg, which they normally yield per cycle. They produce 6 to 8 eggs. बताइए, मोएट को अभी तक किस पर प्रदर्शित की जा चुकी है? जी हाँ, मोएट यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को अभी तक कैटल, शिप, रैबिट्स, बुफैलोज, मेयर्स आदि में प्रदर्शित की जा चुकी है। जी हाँ, दिस मोएट यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेटेड किया जा चुका है फॉर कैटल, शिप, रैबिट्स, बुफैलोज, मेयर्स एटसेट्रा। बताइए, क्या हाई मिल्क यील्डिंग वाली ब्रीड की फीमेल्स तथा हाई क्वालिटी वाले मीट यानी कि कम लिपिड वाला लीन मीट प्रदान करने वाली ब्रीड्स के बुल्स को सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड किया गया है, जिससे कम समय में ही हर्ड का साइज बढ़ गया है। जी हाँ, हाई मिल्क यील्डिंग वाली ब्रीड की फीमेल्स तथा हाई क्वालिटी वाले मीट यानी कि कम लिपिड वाला लीन मीट प्रदान करने वाली ब्रीड्स के बुल्स को सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड किया गया है, जिससे कम समय में ही हर्ड का साइज बढ़ गया है। जी हाँ, हाई मिल्क yielding breeds of females and high quality, that is lean meat with less lipid meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in a short time. बताइए, जर्सी क्या है? जी हाँ, जर्सी इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल है। जी हाँ, जर्सी इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल है। जी हाँ, जर्सी इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल है। लेगहॉर्न क्या है?
जी हाँ, इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ चिकन्स लेगहॉर्न है। जी हाँ, इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ चिकन्स लेगहॉर्न है। जी हाँ, इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ चिकन्स लेगहॉर्न है। रिवाइज कीजिए 9.1.3 बी कीपिंग को। बी कीपिंग या एपीकल्चर किसको कहते हैं? जी हाँ, हनी के प्रोडक्शन के लिए हनी बीज के लाइव के मेंटेनेंस को बी कीपिंग या एपीकल्चर कहते हैं। यह प्राचीन काल से चली आ रही एक कॉटेज इंडस्ट्री है। हनी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का एक फूड है तथा इंडिजिनस सिस्टम में भी मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता है। जी हाँ, बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ hives of honeybees for the production of honey. It has been an is old cottage industry. Honey is a food of high nutritive value and also finds use in the indigenous system of medicine. हनी बी से बी वैक्स भी प्रोड्यूस होता है जिसका इंडस्ट्री में बहुत महत्व है, जैसे कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन में तथा विभिन्न प्रकार की पॉलिशेस बनाने में यूज किया जाता है। हनी की बढ़ती हुई डिमांड ने बी कीपिंग को लार्ज स्केल पर पालने के लिए बाध्य किया है। मधुमक्खी पालन चाहे छोटे स्तर पर करें या बड़े स्तर पर करें, यह एक इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। बी कीपिंग का व्यवसाय किसी भी एरिया में जहां वाइल्ड सर्ब्स, फ्रूट और कार्ड्स तथा कल्टीवेटेड क्रॉप्स के पर्याप्त बी पोस्चर यानी कि कृषि क्षेत्र या चारागाह हो वहाँ किया जा सकता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, हनी बी से बी वैक्स भी प्रोड्यूस होता है जिसका इंडस्ट्री में बहुत महत्व है, जैसे कॉस्मेटिक्स की प्रिपरेशन में तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिशेज बनाने में यूज किया जाता है। हनी की बढ़ती हुई डिमांड ने बी कीपिंग को लार्ज स्केल पर पालने के लिए बाध्य किया है। मधुमक्खी पालन चाहे छोटे स्तर पर करे या बड़े स्तर पर करे, यह एक इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। बी कीपिंग का व्यवसाय किसी भी एरिया में जहां वाइल्ड शब्स, फ्रूट और कार्ड्स तथा कल्टीवेटेड क्रॉप्स के पर्याप्त बी पोस्चर यानी कि कृषि क्षेत्र या चारागाह हो वहाँ किया जा सकता है। जी हाँ, हनी बी also produces beeswax, which finds many uses in industry, such as in the preparation of cosmetics and polishes of various kinds. The increased demand of honey has led to large-scale beekeeping practices. It has become an established income-generating industry, whether practiced on a small or on a large scale. Beekeeping can be practiced in any area where there are sufficient bee pastures of some wild shrubs, fruit, orchards, and cultivated crops. हनी बी की बहुत सी स्पीसीज होती है जिन्हें पाला जा सकता है। इसमें मोस्ट कॉमन टाइप की स्पीसीज कौन है? जी हाँ, हनी बी की बहुत सी स्पीसीज होती है जिन्हें पाला जा सकता है। इसमें मोस्ट कॉमन टाइप की स्पीसीज है एपिस इंडिका। जी हाँ, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बीज which can be reared. Of these, the most common species is
एपिस इंडिका बीहाइव्स को घर के कोर्टयार्ड, वरांदा अथवा यहाँ तक कि छत पर रखा जा सकता है। बी कीपिंग में अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। बी कीपिंग यद्यपि रिलेटिवली इजी है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार की नॉलेज की आवश्यकता होती है तथा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बी कीपिंग के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। सक्सेस बी कीपिंग के लिए कुछ अत्यंत आवश्यक पॉइंट्स बताइए। जी हाँ, सक्सेस बी कीपिंग के लिए निम्नलिखित पॉइंट्स अत्यंत आवश्यक हैं। जी हाँ, दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। फर्स्ट, बीज के नेचर और हैबिट्स की नॉलेज। जी हाँ, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। सेकेंड, बीहाइव्स को रखने के लिए सुटेबल लोकेशन का सिलेक्शन। जी हाँ, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बीहाइव्स। थर्ड, बीज के ग्रुप यानी कि स्वाम्स की कैचिंग और लिविंग। जी हाँ, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स यानी कि ग्रुप ऑफ बीज। फोर्थ, डिफरेंट सीजन में बीहाइव का मैनेजमेंट। जी हाँ, मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। और फिफ्थ, हनी बी तथा बी वैक्स की हैंडलिंग और कलेक्शन करना। जी हाँ, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स। Bees are the pollinators of many of our crop species, such as sunflower, brassica apple, and pear. चार ऐसे क्रॉप स्पीसीज का नाम बताइए जिसमें बीज पोलिनेटर्स का काम करती है। जी हाँ, बीज हमारी बहुत सी क्रॉप स्पीसीज जैसे सनफ्लावर, ब्रासिका एप्पल और पी के लिए पोलिनेटर्स का काम करती है। जी हाँ, बीज आर दी पोलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीसीज सच एज सनफ्लावर, ब्रासिका एप्पल एंड पियर। बताइए, क्या यदि फ्लावरिंग के समय इन बीहाइव्स को खेतों के मध्य रख दिया जाए तो इससे पौधे की पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इस प्रकार यह क्रॉप यील्ड और हनी यील्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। जी हाँ, फ्लावरिंग के समय यदि इन बीहाइव्स को खेतों के मध्य रख दिया जाए तो इससे पौधे की पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इस प्रकार यह क्रॉप यील्ड और हनी यील्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। जी हाँ, कीपिंग beehives in crop fields during flowering period increases pollination efficiency and improve the yield, beneficial both from the point of view of crop yield and honey yield। रिवाइज कीजिए 9.1.4 फिशरीज को। बताइए, फिशरीज का संबंध किससे है? जी हाँ, फिशरीज एक प्रकार की इंडस्ट्री है जिसका संबंध फिश, शेलफिश और अन्य एक्वाटिक एनिमल्स की कैचिंग, प्रोसेसिंग तथा सेलिंग से है। जी हाँ, फिशरीज इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स। हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग भोजन के लिए फिश, फिश प्रोडक्ट और अन्य एक्वाटिक एनिमल्स जैसे प्रॉन, क्रैब, लोबस्टर, एडिबल ओयस्टर आदि पर आश्रित है।
जी हाँ, ए लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश, fish products, and other aquatic animals such as prawn, crab, lobster, edible oyster, etc. for food. कुछ फिशेज जैसे काटला, रोहू तथा कॉमन कार्प सामान्यतः किसमें पाई जाती है? जी हाँ, कुछ फिशेज जैसे काटला, रोहू तथा कॉमन कार्प सामान्यतः फ्रेश वाटर में पाई जाती है। जी हाँ, some of the freshwater fishes which are very common include काटला, रोहू and common carp। चार ऐसे मैराइन फिशेज का नाम बताइए जिनको खाई जाती है। जी हाँ, कुछ मैराइन फिशेज जैसे हिल्सा, सारडाइंस, मैकेरिल और पॉम्फ्रेट्स आदि खाई जाती है। जी हाँ, some of the fishes that are eaten include हिल्सा, सारडाइंस, मैकेरिल एंड पॉम्फ्रेट्स। पता लगाओ कि आपके एरिया में कौन सी फिशेज सामान्यतः खाई जाती है। इंडियन इकोनॉमी में फिशरीज का इम्पोर्टेंट पहले से है। यह कोस्टल स्टेट के लाखों फिशरमैन तथा फार्मर्स को इनकम तथा रोजगार प्रदान करती है। बहुत से लोगों के लिए यह जीविका का एकमात्र साधन है। फिशरीज की बढ़ती हुई डिमांड्स को देखते हुए इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अपनाई जा रही है। एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, फिशरीज की बढ़ती हुई डिमांड्स को देखते हुए इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अपनाई जा रही है। एग्जाम्पल के लिए एक्वाकल्चर और पिस्की कल्चर के द्वारा हम फ्रेश वाटर तथा मैराइन वाटर दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑन फिशरीज, different techniques have been employed to increase production. For example, through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plants and animals, both freshwater and marine. Find out the difference between pisciculture and aquaculture. अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन की भांति इस ब्लू रिवॉल्यूशन पर वही ग्रीन रिवॉल्यूशन की बातें लागू होती है? जी हाँ, यदि हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की भांति इस ब्लू रिवॉल्यूशन पर भी वही ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली बातें लागू होती है। जी हाँ, यदि हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की भांति इस ब्लू रिवॉल्यूशन पर भी वही ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली बातें लागू होती है।